थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो भी आप डाइट लेते हैं उसको डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में और फर्दर मेटाबोलाइज होने में जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। यानी जब आप खाते हैं तो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल्स जो हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पेरिस्टाल्सिस के लिए, फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मूव कराने के लिए एनर्जी लगती है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक और गैस्ट्रिक सेल्स हैं और इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, वो सारे डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, तो उसमें भी एटीपी लगती है। फिर जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स को सेल्स के अंदर स्टोर कराने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करानी पड़ती है, तो उसमें भी सारी एनर्जी आपकी यूज हो रही होती है। So this whole process contributes to thermic effect of food. अब food composition influences the thermic effect of food. Carbohydrate digest और absorb करने में 5 to 10% एनर्जी लगती है, फैट्स में सबसे कम लगती है, फिर प्रोटीन्स हैं जिसमें 20 to 30% और अल्कोहल में भी 50 to 20% एनर्जी लग रही होती है। अगर एक बंदे ने मीट लिया है लंच में और एक ने बटर लिया है तो मीट डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मीट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। प्रोटीन के अंदर भी काफी वेरिएशन है कि अगर आप मीट एकदम खा लेते हैं तो उसकी एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मीट ईटन ओवर सेवरल आवर्स। अगर आप वक्फे वक्फे से जो है वो कोई कबाब खा रहे हैं या कोई भी मीट खा रहे हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, तो उसको मेटाबोलाइज करने में एनर्जी कम लगेगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल चिकन एक ही वक्त में खा लिया तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ईटन ओवर सेवरल आवर्स। यानी कि अगर आप वक्फे वक्फे से गैप के साथ चिकन खा रहे हैं तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उसको मेटाबोलाइज करने में एनर्जी कम लगेगी, तो उसका थर्मिक इफेक्ट भी कम होगा। अब यहाँ पे फैट की वैल्यू है 0 to 5%, तो यहाँ से पता चला कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है वो मोटे लोगों में कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे उनमें फैट स्टोरेज ज्यादा होती जाती है उतना ही थर्मिक इफेक्ट उस फैट का कम हो जाता है। लेकिन जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, दिस इज जस्ट द 10% ऑफ द एनर्जी इनटेक, और इसकी कंट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी आउटपुट में भी कम है। मीनिंग कि आपकी डेली एनर्जी आउटपुट जो है उसमें थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का कंट्रीब्यूशन कम है बाकियों की निस्बत, बेसल मेटाबॉलिज्म और फिजिकल एक्टिविटी की निस्बत थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की कंट्रीब्यूशन कम है। थर्मोजेनेसिस, किसी भी एनवायरनमेंट में अडाप्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहेंगे थर्मोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल पहले बात हुई थी कि जैसे सर्दियों में अगर आप शिवर कर रहे हैं या मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन, आप अपना पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, या आप वैसे ही आदतन अपने हाथ पांव हिला रहे होते हैं तो उसमें भी एनर्जी लग रही होती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है इस लिहाज से कि इसमें भी आपकी एनर्जी यूज हो रही होती है। मतलब नॉन वॉलेंट्री फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो सर्दी की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से हो, उसमें जो एनर्जी लगेगी वो थर्मोजेनेसिस में आएगी। अब थर्मोजेनेसिस की कंट्रीब्यूशन भी टोटल एनर्जी आउटपुट में कम है, मतलब कि बेसल मेटाबॉलिज्म और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मिला के 70 to 80% एनर्जी आउटपुट दे रहे होते हैं, ठीक है, बाय ए सेडेंटरी पर्सन। और जो बाकी की एनर्जी यानी कि जस्ट 20 to 30% यूज हो रही होती है फिजिकल एक्टिविटी में, और जो माइनर रह जाती है वो है थर्मोजेनेसिस में। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो भी एक एडिपोज टिश्यू की टाइप है जो कि हीट एनर्जी रिलीज करने में काम करता है। जस्ट ये इन्फेंट्स में 5% पाया जाता है, और ऑब्वियसली इन्फेंट्स जो हैं उनका भी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो भी डेवलप कर रहा होता है, तो उनमें शुरू में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्राउन एडिपोज टिश्यू काम कर रहा होता है। लेकिन एडल्ट्स में इसका कोई काम नहीं है और ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। डिटर्मिनिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट, हमने पीछे जो भी पढ़ा कि फिजिकल एक्टिविटी में बेसल मेटाबॉलिज्म में कितनी एनर्जी लगती है, वो हमने कैसे फाइंड आउट की है, वो हमने 2 डिफरेंट मेथड से फाइंड की है। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, ठीक है। न्यूट्रिशन में एनर्जी क्या होती है? किलो कैलोरीज, एंड किलो कैलोरी इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में यूज करते हैं कि एक बंदे को हम एक इंसुलेटेड चैम्बर में बिठाते हैं, ठीक है, जिसमें से ना कोई हीट अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। जब भी बॉडी हीट रिलीज होती है वो जो चैम्बर के इर्द गिर्द वाटर लेयर है उसके टेम्परेचर को बढ़ाती है, तो हम उस टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर द बॉडी रिलीजेस हीट। सो इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। तो इस प्रिंसिपल के जरिए हम एक बंदे की एनर्जी रिक्वायरमेंट मेजर करते हैं। लेकिन इस मेथड का एक नुकसान क्या है कि काफी एक्सपेंसिव अपरेटस होता है, इसका काफी एक्सपेंसिव मेथड है ये, तो इसलिए ये इतना यूज नहीं होता। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में इनडायरेक्टली ऑक्सीजन कंजम्पशन मेजर की जा रही होती है, ना कि हीट आउटपुट, जो कि डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में मेजर हो रही थी। कहीं भी बंदा जब एक्सरसाइज कर रहा होता है
तो एक ये इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंट है, ये लगा दिया जाता है। जैसे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी हॉस्पिटल बेड पे या कहीं पे भी बंदा जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है वहाँ पे बैकपैक पे लगा दिया जाता है और उससे हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है वो मेजर की जाती है। हमारे एनर्जी आउटपुट के साथ अब ऑक्सीजन का क्या ताल्लुक है, वो ये है कि a typical mixed diet of energy yielding nutrients, a human uses 1 liter of oxygen to yield 4.85 kilocalories of energy. कोई भी आप डाइट लेते हैं उसको मेटाबलाइज करने में 1 लीटर ऑक्सीजन यूज होती है। इस तरह इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया